सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक और हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2 से, जिसके अंदर हमने जहाँ से सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, होप सो आपने उसको पूरी तरीके से कंटिन्यूअसली में देखा होगा। और हम अब उसके आगे से आपको सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने आपको उसमें एक वादा दिया था कि हम आपको आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस फॉर्म्स के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट आइसोमॉर्फस फॉर्म। ना व्हाट इज आइसोमॉर्फस फॉर्म? आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि आइसो मतलब तो यार सर सेम होता है, मॉर्फस तो कुछ यार सर मॉर्फोलॉजी से आ रहा है। तो मतलब क्या होगा, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, दो डेफिनेशन का कोई आगे आने वाले में बहुत सारे मतलब छोटे छोटे यूज आते हैं, पर ऐसा कोई उठ के क्वेश्चन नहीं आता। मतलब ऐसे सॉलिड जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे सॉलिड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि जो स्ट्रक्चर जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे होंगे, सेम होंगे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको अगर एग्जांपल बता दूं ना, तो एक एग्जांपल इसका आता है ग्रेफाइट और बोरोन नाइट्राइड, दूसरा आता है FeSO4.7H2 ZnSO4.7H2। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सेम होता है। ठीक है, आप इनको देखो, 7H2O ये वाला स्ट्रक्चर और इसका और ZnSO4.7H2, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज को। तो इस तरीके से जो सॉलिड्स होते हैं वो उन सॉलिड्स को हम आइसोमॉर्फस बोलते हैं, और जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है। पॉलीमॉर्फस क्या होता है, तो जरा उसकी बात भी कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फस मतलब सिंगल सॉलिड है डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब कि एक सॉलिड होगा उसके काफी सारे स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं कि जो सिंगल सॉलिड है, सिंगल सॉलिड मैं यहां लिख सकता हूं सिंगल सॉलिड और मैनी स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगल सॉलिड मैनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंगल सॉलिड मैनी स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आते हैं मेरे पास, जैसे कि पहला एग्जांपल जेडएनएस का एग्जांपल देखता हूँ। उसके अंदर दो चीजें हमें जैसे जेडएनएस की काफी सारे टाइप होते हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे। जेडएनएस का एक टाइप होता है, एक सेकेंड, हाँ जेडएनएस। तो जेडएनएस का एक टाइप होता है जिंक ब्लेंड की फॉर्म में, और एक वुर्जाइट की फॉर्म में होता है। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे दोनों फॉर्म होती क्या है, लेकिन वुर्जाइट के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, जिंक ब्लेंड आपको बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, जिंक ब्लेंड। और आपको दूसरा क्या दिख गया, दूसरा आपको दिख गया वुर्जाइट। तो इनके फॉर्म में ये हमें दिखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिकल होता है, आगे अभी और बात करेंगे। ठीक है, क्यूबिकल क्यूबिकल क्या होता है वो सब बात करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर 3D हेक्सागोनल होता है। ये क्या होता है वो भी बात करेंगे। ठीक है, 3D H लिख रहा हूँ, 3D हेक्सागोनल होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, दो फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़। तो यार पॉलीमॉर्फस और आइसोमॉर्फस तो जान लिया, जरा क्रिस्टल लैटिस। अब मेन चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं कि मेन चैप्टर बेसिकली होता क्या है। मेन चैप्टर में हमें पढ़ना यहीं से सब कुछ। लेट्स स्टार्ट। देखो, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या होता है। सबसे पहले लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है। देखो, लैटिस पॉइंट का मतलब होता है ना, जैसे मैं कोई ये बना दूं, एक डब्बा बना दूं, कुछ भी बना दूं, ये स्क्वायर बना दिया मैंने। ठीक है, जैसा जहां पर भी एटम रखा है उस पॉइंट को लैटिस करते हैं। मान लेते हैं एटम यहां रखा है, तो ये एक लैटिस पॉइंट हो गया। ठीक है, आप याद रखें कि जहां पर भी रखा हुआ है कोई भी एटम, वो एक लैटिस पॉइंट होता है। ये बोल दिया, ये भी एक लैटिस पॉइंट हो गया। ये बोल दिया तो ये भी एक लैटिस पॉइंट होती है। सारे एक लैटिस पॉइंट होते हैं। A regular ordered arrangement of constituent particles in a dimension is called a crystal lattice। मतलब क्रिस्टल लैटिस के अंदर जब हम रेगुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या, कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं सर, ऐसे ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, जितने यहाँ है उतने ऐसे भी हैं। ठीक है, रेगुलरली अरेंज कर रहे हैं इनको। तो जब इनको जोड़ोगे ना, तो आपको जो मिलेगा वो एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में मिलेगा। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, और मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे क्रिस्टल लैटिस के अंदर NaCl का एग्जांपल ले सकते हैं। तो लैटिस क्या, जहां पर एटम प्रेजेंट है और उनका ही रेगुलर अरेंजमेंट कर दिया जाए तो क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। ठीक है, उसी को हम लैटिस कह देते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन है। ठीक है, स्मॉल यूनिट विच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ लैटिस। हमें कोई एक लैटिस बनाना है, जैसे हमने कहा ना स्पेस लैटिस या लैटिस पॉइंट लैटिस। तो हमें अगर कोई लैटिस बनाना है ना, तो कोई स्मॉलेस्ट पोर्शन पकड़ लो। जैसे आपको एक आयरन रॉड देखते हो अपने घर के अंदर, आयरन रॉड का ये छोटा सा पोर्शन काटो, और यही पोर्शन आपको हर जगह रिपीटेशन में मिलेगा। अगर ऐसे ही अगर मेरे को पता करना है ना, मतलब ये रॉड आयरन की एल्यूमिनियम की, तो छोटा सा पोर्शन काट लूंगा और उसको देख लूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि ये आयरन का है या एल्यूमिनियम का है। क्योंकि अगर उसी पोर्शन को आप लगातार रिपीट करते हो बहुत ज्यादा टाइम, तो वो एक लैटिस बना लेती है। और जो काटा आपने, जिसको काट के आप रिपीट कर रहे हो, वो यूनिट सेल होता है। और उसी को आप जब बहुत ज्यादा टाइम रिपीट करते हो सेम 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 सेम, तो वो आपका
एक लैटिस बना के आपको दे देती है, यानी एक स्पेस लैटिस बनाकर देती है। तो स्मॉलेस्ट तो क्या लिखा है, स्मॉल यूनिट व्हिच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ लैटिस। अपने आप को करने के लिए लैटिस बना देगा। लैटिस पॉइंट अलग है, लैटिस अलग है। ठीक है, लैटिस पॉइंट मतलब जहां पर एटम रखा है और उन पॉइंटों को ऐसे बनाते जाओ, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे तो एक लैटिस पॉइंट मिल जाएगा। आपको बेसिक चीज क्लियर हो रही होगी। टाइप्स ऑफ कितने टाइप के होते हैं ये लैटिस जो यूनिट सेल्स है ना, ये कितने टाइप के होते हैं, जरा इनकी बात भी करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसे आप इसके अंदर काफी, जैसे कि दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो ये पैरामीटर्स, देखो अच्छा सबसे पहले ये बता देता हूँ चलो। ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, दूसरा जो होता है नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है सर? प्रिमिटिव मतलब कुछ पुराना और नॉन प्रिमिटिव मतलब कि जो पुराना नहीं है, यही ना? नाम से तो ये पता चलता है। तो देखो नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ नॉन पी। तो प्रिमिटिव मतलब क्या कि जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब रखा हुआ है, मान लेते हैं क्यूब तो नहीं है लेकिन क्यूब मानते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना जितने भी एटम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे होंगे, कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर। तो मैं इसके आगे क्या क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर है, ठीक है, कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर है। और मैं क्या इसके अंदर ये लिख सकता हूं। और इसके अंदर क्या होता है ना, बड़ा सिंपल होता है कि इसके अंदर कॉर्नर्स पे तो होते हैं, साथ ही साथ और भी जगह अवेलेबल होते हैं। चाहे वो फेस पे रखा हो, चाहे वो डायगोनल पे रखा हो, चाहे वो कहीं पर भी रखा हो। इसके अंदर ये तो है कि भाई कॉर्नर तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉर्नर्स तो पक्के से है। लेकिन इसके साथ और भी प्लेस हो सकते हैं, एल्स प्लेस भी हो सकते हैं। अब इन एल्स प्लेस के अंदर कौन आ जाता है? या तो बॉडी सेंटर आ जाएगा कि बॉडी पे रखा हुआ है, या तो फेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो आते हैं बीसीसी और एफसीसी। नॉन प्रिमिटिव के अंदर दो आते हैं बीसीसी और एफसीसी। सबकी बात के करके करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ के यहाँ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे दो पैरामीटर्स मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूं। दो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो पैरामीटर होता है एक्सियल एंगल, एक होता है एक्सियल लेंथ। एक्सियल एंगल, एक्सियल लेंथ, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक्सियल लेंथ का मतलब क्या होता है। इन दो पैरामीटर्स के ऊपर ही पूरी थ्योरी के बाद बेस्ड होने वाली है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं काफी थ्योरी बेस्ड होते हैं, और अब इन्हीं के दो के ऊपर वो क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोनों होते क्या है। जैसे कि आप एक वो लेते हो, क्या कहते हैं, एक 3D सिस्टम बनाते हो। ठीक है, वेक्टर्स का 3D सिस्टम आपने पिछले साल पढ़ा होगा। देखो इस तरीके से बनाते हो कुछ वेक्टर्स का कोऑर्डिनेट बनाते हो। देखो वेक्टर का कोऑर्डिनेट बन गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। और इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग हम कुछ एक्सियल लेंथ किसको कह रहे हैं, तो एक्सिस के अबाउट लेंथ। तो ये जो लेंथ आपको दिख रही है ना, ये जो आपको लेंथ दिख रही है ये वाली, देखो ध्यान से, ये जो लेंथ दिख रही है आपको यहाँ पर, एक मिनट, लेट मी चेंज माय कलर्स। ठीक है, आपको जो ये लेंथ दिख रही है ना, ये लेंथ, ये जो दिख रही है आपको, ये एक्सियल लेंथ, ये लेंथ, ये एक्सियल लेंथ होती है। ये लेंथ एक्सियल लेंथ है, ये लेंथ एक्सियल लेंथ है। और दो एक्सिस के बीच में बना हुआ एंगल, दो एक्सिस के बीच में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? एक्सियल एंगल कहलाता है। अभी एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सियल लेंथ क्या, द लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सियल एंगल क्या, द लेंथ, द एंगल बिटवीन द टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में जो एंगल बना होगा हम उसे एक्सियल एंगल कहते हैं। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी समझ है सर। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों की जानकारी लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या याद रखनी है। देखो मैं आपको कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि कुछ चीजें हमें याद रखनी होंगी। जैसे सबसे पहले आपको क्या याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा, यहाँ मैं आपको क्रिस्टल सिस्टम लिखता जाऊंगा। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्रिस्टल सिस्टम लिखता जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्रिस्टल सिस्टम लिखा, फिर आपको यहाँ पर एक्सियल डिस्टेंस लिखने होंगे इनके। मैं एक्सियल डिस्टेंस को एडी बोल सकता हूँ। ठीक है, एडी बोल सकता हूँ। यहाँ पर आपको एक्सियल एंगल लिखने पड़ेंगे इनके। ठीक है, एक्सियल एंगल ए लिखना पड़ेगा, एक्सियल एंगल। उसके बाद आपको बस यही तीन चीजें आपको और ये चीजें याद भी रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्यूबिक का उठा लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्यूबिक को देख लेता हूँ कि क्यूबिक के अंदर होता क्या एक्जैक्टली। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि क्यूबिक देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो क्यूबिक के अंदर क्या होता है ना कि जो दोनों साइड्स है, क्यूबिक के अंदर क्या होता है कि जो दोनों जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल हैं अपने आप में भी, और साथ ही साथ और साथ ही साथ इनके जो एक्सियल लेंथ है वो भी इक्वल है सर। बहुत सिंपल, क्यूबिक के अंदर क्या होता है कि इनकी जो एबीसी है ये तीनों ही इक्वल होती है। ये साइड थोड़ी छोटी नहीं बन गई, मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। अरे यार काम चल रहा है। हाँ, वेट फॉर अ मिनट, लेट मी टेक माय इरेजर। यहाँ से मैंने इरेजर उठाई है, ठीक है, इसे मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हम एक्सियल एंगल लिख ले पहले, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सियल एंगल
लिखने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक्सियल एंगल क्या देखो यहाँ पर क्या होते हैं ना, इसका जो एज लेंथ होती है, मतलब कि एक्सियल लेंथ होती है, वो जो लेंथ होती है उसमें एबीसी तीनों ही इक्वल होते हैं। सबसे पहला तो बड़ा ही सिंपल है, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होते हैं। तीसरी बात इसके अंदर हमने देखा, दूसरा हम टेट्रागोनल, ठीक है, आपको याद रखना है ये सब, और ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये 7 क्रिस्टल लैटिस हमने, ये 7 सिस्टम हमने डिफाइन करे हैं, क्रिस्टल सिस्टम है ये सब, हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन करे हैं हमने, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना कि ए और बी तो इक्वल होते हैं, लेकिन भैया सी के इक्वल तो नहीं होते हैं, सिंपल है। इनका जो एक्सियल लेंथ है उसमें ए और बी इक्वल है, लेकिन जो सी है उसके इक्वल नहीं है। बहुत अच्छे सर, बहुत शानदार, मजा आ गया, ठीक है। लेट्स सी अगेन, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है हमारे पास, हाँ, थर्ड वन हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक। ये भी याद रखना है ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है और ऑर्थोरोम्बिक कैसा होता है, वो सब जानने की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ऑर्थोरोम्बिक में होता क्या है। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आपके तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये बातें याद रखनी है जी आपको। चौथा मोनोक्लिनिक, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्या होता है, मोनोक्लिनिक तो आप मोनोक्लिनिक के ऊपर क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर भी दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। चौथा होता है आपका ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है बता दो, तो सर ट्राई क्लिनिक में भी क्या होता है, ट्राई क्लिनिक के अंदर जो ये तीनों होते हैं ना, इसमें भी तीनों इक्वल नहीं होते हैं। इसके बाद हेक्सागोनल आएगा, उसके अंदर भी बात करते हैं, ट्राई क्लिनिक के अंदर भी ये तीनों इक्वल नहीं होते हैं। तो आपको एक चीज दिख रही है कि पहले तो भाई सब इक्वल थे, पहले तो सब इक्वल थे, दूसरे में क्या हुआ, थर्ड वाला इक्वल नहीं हुआ, फिर तीन ऐसे आए जिसमें सब इक्वल हो गए। याद करने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आगे लाइन खींच लेते हैं और हमें हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है, तो देखो जरा ध्यान से क्या होता है। हेक्सागोनल के अंदर आपको, हेक्सागोनल के अंदर ये जो होता है ना, ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी आपको दिखने लग जाता है। लास्ट हमारा रोम्बोहेड्रल है ट्राइगोनल, ठीक है, हम इसका नाम ट्राइगोनल आपको लिख रहा हूं, मैं बोल इसको रोम्बोहेड्रल रहा हूं ताकि दोनों ही चीजें, दोनों ही अपने पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस के अनुसार पूछी गई हैं, ठीक है। ट्राइगोनल ही रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम है, रोम्बोहेड्रल ही ट्राइगोनल का दूसरा नाम है, कुछ भी कह लो, और ये दोनों भी इक्वल होते हैं ए बी और सी में। ये बातें याद रखनी है आपको किसी भी हर हालत के अंदर। आई डोंट नो कैसे याद रखेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन इससे बनेंगे। और नहीं बना, सिंपल क्वेश्चन उठ के आता है जी, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इन कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ये बता देते हैं, चलो। हमें अब एक्सियल एंगल चाहिए, हमें एक्सियल का एंगल चाहिए कि एक्सियल के इनके दोनों के बीच में एंगल क्या है। अगर आप ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी बोल रहे हो तो इनके बीच में एंगल क्या है, तो सबसे पहले वाले का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये सब कैसे होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। सेकंड वन आप देख रहे हो तो आपको दिख, सेकंड वन में भी क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, ओके। तो एक सेकेंड, ये देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। तीसरे में क्या हो जाता है, तीसरे में भी इक्वल होते हैं, यानी ऑर्थोरोम्बिक के अंदर भी ये इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। और उसके बाद चौथे में क्या होता है, मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा और गामा तो 90 के इक्वल होते हैं, अल्फा और गामा, एक मिनट ये क्या बन गया, एफ अल्फा और गामा तो 90 के इक्वल होते हैं, लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं होता, बीटा 90 के इक्वल नहीं होता है, ये बात याद रखनी, बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में क्या होती है कि अल्फा बीटा और गामा ये तीनों ही 90 के इक्वल नहीं होते हैं, किसी भी ये खुद के भी इक्वल नहीं होते हैं, 90 के इक्वल तो होते भी और 90 के इक्वल भी नहीं होते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है, अल्फा और बीटा तो 90 के इक्वल हो गए, अल्फा और बीटा तो 90 के इक्वल हुए, लेकिन गामा जो है वो 120 के इक्वल हो गया, ठीक है। गामा जो है वो 120 के इक्वल हो गया, आपको ये बातें याद रखनी है। तीसरा क्या हुआ कि अल्फा और बीटा तो इक्वल हो गए, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो गए, एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों जो है वो 90 के इक्वल नहीं होंगे, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। किसी भी हालत के अंदर 90 के इक्वल नहीं होंगे, ये बातें आपको याद रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। बाकी जब मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें एक फोटो लगा दूंगा और उस फोटो के अंदर मैं सारी चीजें कर दूंगा, आपको वो अपने आप से याद हो जाएंगी। खैर ये चीजें आप नोट कर ले तो ज्यादा बेहतरीन होगा मेरे लिए और आपके लिए भी होगा सर, कुछ आपके लिए हो गई, एक अच्छा फील होगा इसको नोट करने के बाद, ठीक है। लेट मी डू सम एरर हेयर, वेट, देखो ये जो है एरर कर देते हैं हम इसे थोड़ा, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते हैं, गलत बन गया था ना। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है,
टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, अभी मैंने 7 आपको दिखाए। ब्रेविस लैटिस क्या होता है? ब्रेविस लैटिस मतलब जिसमें प्रिमिटिव भी हो, नॉन प्रिमिटिव भी हो, तो इन सबका जो मिक्सचर होता है उसे हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं, 14 होते हैं। ठीक है। मोस्ट सिमेट्रिकल क्या होता है? क्यूबिक। क्यूबिक को देखोगे तो मोस्ट सिमेट्रिकल, उसके अंदर ए बी सी भी इक्वल थे, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल थे। ट्राइक्लिनिक के अंदर देखोगे तो तीनों ना ना ए बी सी इक्वल है, ना अल्फा बीटा गामा इक्वल है। और सबसे नंबर ज्यादा ब्रेविस लैटिस ऑर्थोरोम्बिक के अंदर पाया जाएगा, सबसे ज्यादा ब्रेविस लैटिस ऑर्थोरोम्बिक के अंदर पाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। और क्रिस्टल सेटम जिसमें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो जरा ये भी नोट कर लेंगे थोड़ा सा कि ब्रेविस लैटिस क्या होता है। इंक्लूड क्या इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड करेंगे प्रिमिटिव प्लस नॉन प्रिमिटिव। नो प्रॉब्लम नहीं है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। व्हाट्सएप दुनिया नहीं चल रही यहाँ पर। ओके। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों यहाँ पे चीजें हमें समझ में आती हैं। यूनिट सेल की बात करते हैं, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक आती है हमारे पास। जैसे हमने पहले कहा ना, सिंपल क्यूबिक आ गई। हमने लिखा ना क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक आ गई। सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल लैटिस होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आपके एबीसी तो इक्वल दिख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल दिख रहे हैं, मतलब कि ये जो साइड है ये सब एबीसी तो इक्वल है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल है। अब इसके अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे जो मैं चीजें लिखवाऊंगा वो चीजें आपको पक्के से याद होनी चाहिए हर हालत के अंदर अंदर, चाहे कुछ भी हो। देखो होता क्या है कि यहाँ पर ना ये प्रिमिटिव टाइप है, और मैंने कहा था प्रिमिटिव टाइप में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं, बाकी कहीं पर भी एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कुछ चीजें याद रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज क्या याद रखेंगे आप? आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि शेयरिंग क्या है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो ये रहा पहला एटम, ये रहा दूसरा एटम, ये रहा तीसरा एटम, ये रहा चौथा एटम, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां इधर, और ये आठवां। तो टोटल 8 एटम्स दिख रहे हैं, मतलब इसकी 8 साइड्स हमें दिख रहे हैं, 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, 8 एटम दिख रहे हैं। तो 8 एटम अगर 8 कॉर्नर्स पर हैं तो हर एक एटम का शेयरिंग ऑफ कॉर्नर कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। आपको याद रखनी है कि शेयरिंग ऑफ कॉर्नर जो होगी, यानी शेयरिंग ऑफ कॉर्नर जो होगी, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। एक सेकेंड। ओके। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर जो हो जाएगी वो 1/8 हो जाएगी किसी भी हालत के अंदर। ये बातें याद रखनी है। इसका एक एक जो शेयरिंग होगी वो 1 एटम हो गई। और उसके बाद जेड इफेक्टिव क्या होता है? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मतलब इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिव होंगे। ठीक है। तो एक होते हैं। ठीक है। जैसे जेड इफेक्टिव। ओके। तो जेड इफेक्टिव मतलब क्या कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है एक यूनिट सेल के अंदर, तो हम इसके अंदर एग्जांपल 1 देते हैं। थर्ड की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पर ऐसे रख दूं 1 2 3, और मैं आपसे पूछूं यार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका सीएन कितना होगा? आप क्या बताएंगे? इसका सीएन 1 होगा, इसका सीएन 2, इसके जितने इसको टच कर रहे होंगे वो उस पर्टिकुलर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप 2 कह देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इनका? देखो इनको ये लोग टच कर रहे हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। इसका ये इसको सामने वाला टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, नीचे वाले टच कर रहे, ये टच कर रहा, तो 1 2 3, और नीचे वाले 3 इधर से आ गए, तो मतलब कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, आपको मेन रिजल्ट से मतलब रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट। ये मिट क्यों नहीं रहा? ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपको डायरेक्टली इन पे एक्ट भी करना होता है। देखते हैं जरा। अब हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिया। अच्छा, इसके बीच में एक और चीज आपको देखनी होती है। जैसे हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने इसका लिख लिया 6 होते हैं। आपको चीजें नोट करते जानी है, मेरे साथ याद रखना। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर 1/8, जेड इफेक्टिव इज 1। व्हाट इज जेड इफेक्टिव? नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर यूनिट सेल। मतलब नंबर ऑफ एटम इन अ पर यूनिट सेल का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। एटम्स कितने एक यूनिट सेल के अंदर, इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने, तो हर एक एक 8 है टोटल, और हर एक का शेयरिंग 1/8 है। तो इसका मतलब है कि अगर 8 है टोटल और हर एक की शेयरिंग 1/8 है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या ये 1 हो जाएगा? इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है। इसी तरीके से कई क्वेश्चन घुमाए भी जाते हैं। सिर्फ वहां पे 8 नहीं देंगे, कुछ और दे देंगे। ठीक है। तो हर एक कॉर्नर का 1/8 होता है, आपको 7 एटम दे दिया तो 7 × 1/8 कर देना, वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे आते हैं क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत तंदुरुस्त क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ बात करते हैं जरा। फोर्थ में मैं कह रहा हूँ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज आर? ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ एक चीज, एक प्यारी सी भाषा लिख रहा हूँ कि सर मुझे रिलेशन बताना है, रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन बताना है। ठीक है। रिलेशन बताना है, आपकी गर्लफ्रेंड के बीच में रिलेशन नहीं, मुझे इसके बीच में रिलेशन बताना है। ए
एंड टू आर, ठीक है, ए एंड टू आर, ए एंड आर, सॉरी, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगी? तो आप कहेंगे सर एटम और आर के बीच में क्या रिलेशन होगी? तो आप दो एटम्स को देखेंगे, ये दो एटम्स हैं, आजू बाजू में हैं, ठीक है, आप कहेंगे एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड द आर। तो एज लेंथ ए होती है, तो अगर देखो इसका भी तो आर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस अगर आर है, तो क्या ये 2r नहीं हो जाएगा? और एज लेंथ मतलब मैंने क्या बताया था कि एज लेंथ क्या होती है? यही तो एज लेंथ होती है, ये जो एज लेंथ है, यहाँ पर जो एजेस प्रेजेंट है, उसी तरीके से अगर यहाँ कंज्यूम करोगे तो ये एज लेंथ हो जाएगी। ये देखो ये एज लेंथ है ना, तो यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट और एक दूसरे को, जैसे ये मान लो, चलो ये मान लो ये एज लेंथ है, और यहाँ पर एक एटम रखा है, यहाँ पर एक एटम रखा है, दूसरे को टच कर रहे हैं, इनका सेंटर से देखोगे डिस्टेंस तो आर है, इनका सेंटर देखोगे तो आर है, तो एज लेंथ किसके इक्वल हो गया? ए इज इक्वल टू आर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए इज इक्वल टू आर। क्या ये बात पूरी क्लियर हो रही है आपको कि नहीं हो रही है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बड़ी बेसिक सी बात करी कि यार एटम ऐसे ऐसे रखे हैं, एज लेंथ का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने क्यूब बना दिया कोई, ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ क्यूब फॉर यू पीपल, ठीक है, ये कोई गंदा सा क्यूब बन रहा है पर कोई नहीं, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग का और ड्राइंग काफी गंदी सी, तो पर यू कैन इमेजिन, यहाँ पे कोई एक एटम रखा, यहाँ पे कोई एक, देखो पहली बात ये दूसरे को टच कर रहे होंगे, यहाँ पे एक एटम रखा, अब ये इसकी एज लेंथ होती है, टोटल दिख रही है, तो सेंटर से ले लो इसका आर, सेंटर से ले लो इसका आर, तो यार ए इज इक्वल्स टू 2r हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए इज इक्वल्स टू 2r हो गया। इस तरीके से बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये भी देख लिया। नाउ वी सी व्हाट, एक सेकंड, नाउ सी बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या होता है? देखो बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब है कि यार बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? क्या ये प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव? अगर मैं पूछूं कि प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है, तो आप सिंपल बोलेंगे सर ये नॉन प्रिमिटिव है। क्यों नॉन प्रिमिटिव है? प्रिमिटिव की डेफिनेशन होती है कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर, नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कॉर्नर्स पर भी हैं और भी कहीं पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहां पर देखोगे तो कॉर्नर्स पे तो आपको एटम दिख ही रहे हैं। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, वेट, ठीक है, यहां पर आपको कॉर्नर्स पे तो दिख ही रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपको कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं, कॉर्नर्स पे एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, यहाँ पे भी कॉर्नर भाई, यहाँ पे भी कॉर्नर, यहाँ पे भी कॉर्नर, यहाँ पे भी कॉर्नर, और ये रहा कॉर्नर। और आपको बॉडी सेंटर में भी कोई दिख रहा है, बॉडी के सेंटर पर आप अपने घर का कमरा देखो, वहां पर एक बॉडी सेंटर होगा, वो बॉडी सेंटर पर रखे हुए हैं, ठीक है, एक तरफ देखोगे तो एक बॉडी सेंटर, ये रहा उसका बॉडी सेंटर। उस कमरे का बॉडी सेंटर कहाँ है? एक ही होगा, वो वहां पर वो रखा होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर भी अल्फा ए बी सी इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल होते हैं। ये बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात हम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इसका भी अरेंजमेंट देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर तो हमने कहा कि सर आठ आठ एटम जो है वो 8 कॉर्नर्स पर अवेलेबल हैं। जैसे लेट वेट, ओके, तो हमने कहा सर 8 एटम जो है 8 कॉर्नर, ये देखो यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो हमेशा अवेलेबल होंगे। कॉर्नर पर आपको दिख रहे, कॉर्नर पर अवेलेबल दिख रहे, कॉर्नर पर, ये रहा कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर, कॉर्नर पे दिख रहा है, बॉडी सेंटर पे दिख रहा। तो अगर मुझे बताओ यार कॉर्नर का शेयर कितना होता है? कॉर्नर्स का शेयर सर सर आपने पिछली बार बताया था कि अगर 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर का शेयर सर 1/8 है, तो सर सिंपल सी बात है 1 हो जाएगा। साथ ही साथ सर इस पर बॉडी सेंटर भी तो आ गया है, तो बॉडी सेंटर 1 होता है और एक ही बॉडी सेंटर पर एक ही रखा हुआ है, इसका मतलब है उसकी शेयरिंग भी 1 हो जाती है। आंसर टोटल 2 हो जाएगा। मतलब कि इसका जो जेड इफेक्टिव है वो 2 हो जाएगा, इसका जो जेड इफेक्टिव है इस बार वो 2 हो जाएगा। मैंने आपको जेड इफेक्टिव निकालना सिखा दिया, जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से आपको सोच के जेड इफेक्टिव निकालना होगा। पहली चीज निकालना सिखा दी। दूसरी चीज शेयरिंग की बात करते हैं। शेयरिंग कौन कौन कर रहा है? शेयरिंग तो एक तो पहली बात कॉर्नर वाले कर रहे हैं, ठीक है, शेयरिंग की बात करें तो सर शेयरिंग कौन कौन कर रहा है? तो शेयरिंग जो कर रहे हैं वो तो कॉर्नर वाले कर रहे हैं। सबसे पहले कॉर्नर वाले कैसे शेयरिंग कर रहे हैं? कॉर्नर वाले तो हमेशा यार 8 आइटम 8 जगह प्लेस होते हैं, तो 1/8 इनकी शेयरिंग होती है। दूसरी शेयरिंग हम देख रहे हैं, आपका एक बॉडी सेंटर कर रहा है प्लस बॉडी सेंटर शेयरिंग कर रहा है। तो देखो बीसी लिख दूं, बॉडी सेंटर को चलेगा, हर जगह आपको बीसी लिखा मिल सकता है, बीसी लिख दूं, ठीक है, बीसी क्रिस्टलाइज ऐसे लिखा मिलेगा, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक आपको वो समझ लेना है। बीसी एक है तो एक ही शेयरिंग हो रही है, तो मतलब बॉडी सेंटर की शेयरिंग भी एक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करेंगे सर? सर कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है सर इसका, सिंपल है, ठीक है। इस बार एटम्स आपस में नहीं टच कर रहे होंगे, आपका जो बॉडी सेंटर है वो टच कर रहा होगा, तो 8 8 क्योंकि वो बॉडी सेंटर भी तो 8 को टच कर रहा होगा ना, आठों को वो टच कर रहा होगा। देखो ये आठों की टचिंग के साथ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो इसको ध्यान से देखो, इसको ये आठों को टचिंग के साथ दिख रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ये क्या या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। सर रिलेशन बता दो, रिलेशन बता दो किसके बीच में। देखो मैं आपको चीजें आपको बता देता हूँ रिलेशन बताने से पहले, चीजें आपको याद रखनी है, और बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं तो मैं इतना बता भी नहीं रहा हूँ। फेस डायगोनल जो होता है उसके जो डिस्टेंस होता है वो √2 होता है। फेस डायगोनल मतलब फेस वाले जो डायगोनल्स होते हैं, यह बात आपको याद रखनी क्यूब के लिए हमेशा।
अगर ये क्वेश्चंस में अगर आया और नहीं बने ना तो मार खाओगे। फेस डायगोनल में अगर मैं देख रहा हूँ ना कि फेस डायगोनल तो इसका जो होता है वो √2a होता है हर हालत के अंदर। दूसरा बॉडी डायगोनल देख रहा हूँ मैं, ठीक है? दूसरा मैं बॉडी डायगोनल देख रहा हूँ। तो बॉडी डायगोनल जो होते हैं ना, बॉडी डायगोनल ये बॉडी डायगोनल होता है मेरे पास √3a, ठीक है? इस तरीके से √3a आपको ये चीज़ें याद रखनी है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है और भी चीज़ें होती हैं मैं समय के साथ बताते जाऊँगा और एज लेंथ याद रखनी a होती है। एज लेंथ कहीं भी लिखा है तो आप ए मानेंगे, एज लेंथ ए होती है। और हाँ, अब इसकी मैं आपको जरा वो बता देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। जैसे मैंने सबके बीच में रिलेशन बताया ना, वैसे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर बताया। तो फोर्थ पॉइंट होगा शायद से, जो भी होगा आप देख लेंगे उसे, ठीक है? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए फिर से एटम्स के बीच का गैप और आर तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर डायरेक्ट याद करेंगे क्या होती है ए इज टू टू आर क्योंकि एटम बीच में टू आर इज इक्वल्स टू √3a/2 √3a/2 √3 क्या कहा था बॉडी डायगोनल बॉडी का डायगोनल √3a होता है उसका हाफ कर दोगे क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट है एटम बॉडी सेंटर ही तो है ना बीच में उसका हाफ कर दोगे तो √3a/2 मिल जाएगा सिंपल सी बात है ये आपको याद रखना है और आप 2r इज इक्वल्स टू a 2r इज इक्वल टू √3a/2 इस तरीके से याद रखोगे ना तो डायरेक्ट याद हो जाएगा बाकी यार ये सब तो समझने वाली बातें हैं आपको मैं एक टेबल बनाऊंगा उस टेबल के अंदर जो बातें लिखी होंगी वही बातें रट के जानी है पेपर के अंदर तो देखो जरा क्या लिखा है मैंने मैंने बहुत अच्छी बात लिखी है सर क्या लिख दिया आपने ऐसा देखो भाई ये बात लिख दी मैंने 2r इज इक्वल टू √3a/2 आगे बढ़ते हैं लेट अस डिस्कस अबाउट अरे यार यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं लेट अस डिस्कस अबाउट फेस सेंटर सेल ये सेल की स्पेलिंग गलत है फेस सेंटर सेल ठीक है तो फेस सेंटर मतलब फेसेस पे रखे हुए ये देखो फेसेस पे रखे हुए कैसे ये एक इसका फेस हो गया ये रहा देखो कैसे फेसेस पे रखे हुए ये इसका एक फेस हो गया तीसरा फेस और ये चौथा फेस ये इससे कनेक्ट यहाँ पे बॉडी सेंटर पे नहीं होगा कोई याद रखना बॉडी सेंटर पे नहीं होगा तो ये भी किसका टाइप हो गया नॉन प्रिमिटिव का प्रिमिटिव का मतलब क्या सिर्फ कॉर्नर्स पर नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या कॉर्नर्स पर भी है और भी जगह हो सकते हैं तो देखो ये इसका फेस हो गया बात समझ में आ रही है ओके तो यहाँ पर देखते हैं ना ये हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको साथ लिखवाया है ना सबसे पहले वाले की ही हम पढ़ते हैं क्यूबिक की बात कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो क्यूबिक कहीं हमने देखा और उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम ठीक है उसी के हम और टाइप्स के बारे में एक्सप्लोर आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले फेस सेंटर देखते हैं देखो फेस सेंटर जो होता है 8 कॉर्नर्स 8 एटम्स पे हैं और 6 क्योंकि आपको पता है ना क्यूब के 6 फेस होते हैं बचपन में पढ़ाया गया है क्यूब के 6 फेस होते हैं ऐसा मत बोल के ना यार 4 फेस होते हैं बहुत मारूंगा क्यूब के 6 फेस होते हैं ठीक है सबसे पहले तो 8 जो है वो तो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं ठीक है 8 जो है वो कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं और उसके बाद आपके 6 जो है वो फेस पे रखे हुए हैं और आपको एक बात और याद रखनी होगी कि जो फेसेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो भी आपको याद रखना होगा शेयरिंग ऑफ ईच फेस 1/2 होती है कॉर्नर्स को तो मैंने आपको बता दिया 1/8 होती है फेस का 1/2 होती है बॉडी सेंटर पर कोई होता नहीं है तो आप क्या लिखोगे जेड इफेक्टिव क्या लिखोगे इसके लिए बोलो भाई अगर जेड इफेक्टिव गलत बताया है ना तो देख लेना 1 क्योंकि 1 किसकी वजह से इसकी वजह से फेसेस की वजह से क्या फेसेस की जो शेयरिंग होती है 1/2 होती है फेसेस की शेयरिंग 1/2 होती है ठीक है अरे यार 1/2 ही तो शेयर कर रहा है ना ये देखो 1/2 शेयरिंग होती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर एक मिनट यार इसको जरा मिटो देते हैं भाई बात करते हैं अगर ये स्टाइलस यहाँ से टच हो जाता है ना तो ये मिटता नहीं है पता है देखो मैं आपको कह सकता हूँ हाँ ठीक है देखो जेड इफेक्टिव दिख गया आपको जेड इफेक्टिव में आपको फेस सेंटर से 1 दिख गया ठीक है और आपको इसके अंदर क्या दिख गया इसके अंदर आपको एक और चीज दिख गई इसके अंदर आपको क्या दिख गया फेस सेंटर में हाफ शेयरिंग होती है तो 6 multiplied by 1/2 which was nothing but do the 3 and answer is 4 हो जाएगा जेड इफेक्टिव आंसर 4 हो जाएगा इसका जेड इफेक्टिव 4 आता है ये बात आपको याद रखनी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 4 तो कॉर्नर्स है हमारे पास ठीक है 4 कॉर्नर्स की वजह से और 4 फेस सेंटर की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और देखो 4 फेस सेंटर है और देखो 4 फेस सेंटर आपको सामने दिख रहा है 4 पीछे भी तो दिख रहे होंगे ठीक है आप अगर दूसरी चीज इसके अंदर लिखते हो ना कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो तो सिंपल है कि 4 जो है वो तो कॉर्नर वाले आ गए ठीक है साथ ही साथ 4 फेस सेंटर्स आगे से है तो 4 फेस सेंटर पीछे से भी होगा टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12 होता है आप रिलेशन लिख सकते हो रिलेशनशिप वाले रिलेशन नहीं यार कितनी बार बताऊं समझ नहीं आती तुम्हें बात ही रिलेशन नहीं रिलेशन किसके बीच में लिख सकते हो ए और आर के बीच में लिख सकते हो तो ए और आर में फिर से रिलेशन आएगी तो 2r इज इक्वल्स टू √2 इसका होता है यार ये क्या हो रहा है ठीक है √2a/2
ये बात आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल सी बात सर आपने बोल दी और हमने याद कर ली। √2a/2 ठीक है, इसकी ये रिलेशनशिप होती है इसके साथ। ए और आर की रिलेशनशिप चल रही है ना, हर जगह रिलेशनशिप ही चल रही है आजकल। आगे बढ़ते हैं और एक और बात करते हैं बेसिक सी, एज सेंटर की बात करते हैं। देखो एज सेंटर यहाँ पर ये देखो एज पे रखे हुए, एज के सेंटर पर रखे हुए, आप सबको एजेस दिख रहे हैं? ये सारे एजेस हैं, उनके सेंटर पर रखे हुए देखो एज सेंटर, ऊपर देखो एज सेंटर, ठीक है? तो इस तरीके से एज सेंटर हमारे पास होता है। ये देखो यार ये क्यूब नहीं होता, याद रखना कि यार ये क्यूब नहीं होता कभी भी, ठीक है? ये 2 चीज़ें हो सकती है, ये क्यूब नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यूब नहीं होता है, ठीक है? मैंने फोर्थ डाल दिया लेकिन ये क्यूब नहीं होता है। या तो ये ऑर्थोरोम्बिक होगा या तो ये मोनोक्लिनिक होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा या तो ये मोनोक्लिनिक होगा, ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है? या तो ये ऑर्थोरोम्बिक होगा या तो ये मोनोक्लिनिक होगा, ये कभी भी क्यूब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता क्यूब। इसकी औकात ही नहीं है क्यूब होने वाली यार, क्यूब नहीं हो सकता ये कभी भी, ठीक है? 8 आइटम 8 कॉर्नर प्रेजेंट है अपोजिट फेसेस पर और आइटम अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट है। तो ये थोड़ी चीजें याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है? 8 कॉर्नर 8 आइटम प्रेजेंट है और अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट है, ऊपर नीचे के अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जैसे कि देखो ये जो एज वाला है ना, ये क्यूबिक का पार्ट नहीं था, ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो, कभी क्यूबिक नहीं हो सकता। पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कुछ लैटिस पॉइंट थे हमारे पास, जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट था वो था जेड इफेक्टिव। दूसरा जो पॉइंट था वो था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा जो पॉइंट था आपका रिलेशन बिटवीन आर एंड, आपको ये टेबल बनानी है, यही टेबल याद रखनी है उम्र भर, चाहे आप मरते दम तक कोई पूछे तो आप कहेंगे सर याद है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है? तो आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले हमने किसका देखा था? एससी का देखा था, सिंपल क्यूबिक का देखा था। एससी-वेससी लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं आपको वहाँ पे पूरा लिख के बता रहे बॉडी सेंटर क्या होता है, तो आपको याद डाल देनी है, ठीक है? दूसरा आपको मैंने बीसीसी बता दिया क्योंकि इस क्यूबिक के अंदर यही 3 आते हैं। एज वाला तो ये है कि एज वाला तो क्यूबिक हो ही नहीं सकता, वो तो या तो ऑर्थोरोम्बिक होगा या तो मोनोक्लिनिक होगा, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है और ये एफसीसी हो सकता है, ठीक है? तो जेड इफेक्टिव कितना होता है? इसके लिए 1 होता है, इसके लिए कितना होता है भाई? 2 होता है, बीसीसी के लिए 2 होता है ना, एक बॉडी सेंटर पे हो गया और कॉर्नर्स पे होगा, इसके लिए कितना होता है? 4 होता है, इसके लिए कितना होता है? 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए 8 होता है, इसके लिए 12 होता है। इसका रिलेशनशिप क्या होता है? 2R इज इक्वल्स टू ए, इसका रिलेशन कितना होता है? 2R, ठीक है? याद रखना यार इसे, ठीक है, √3a/2 ऐसे, और इसका कितना होता है? 2r इज इक्वल्स टू √2a/2, ठीक है? ये बातें भी याद रखनी है, सर से भी गलती हो जाती है, ठीक है? ठीक है, ये याद रखनी है छोटी सी चीज। 2r इज इक्वल्स टू √2a/2, ये थी बहुत ही सिंपल सी बात सर, बहुत सिंपल बात कर दी सर आपने, मजा आ गया सर। और मैं आपको अब एक बोलना चाहता हूँ प्यारा सा थैंक यू, इसी के साथ इस लेक्चर को करूंगा एंड, और आने वाले अगले लेक्चर में मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूंगा, उसके बाद में वॉइड्स की बात करूंगा, और देन वी अगेन उसके बाद हम और सारे क्वेश्चंस भी लेकर आएँगे और इसके बाद बहुत सारी बातें भी बाकी, यार बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? थैंक यू यहाँ आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, और बस आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका चैप्टर हो जाएगा एकदम बढ़िया, शानदार, मज़ेदार। थैंक यू, टाटा बाय बाय।